इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई बॉडी, कोई वस्तु कैसे आवेशित होती है, और प्रयोग के द्वारा हमने यह जांच किया कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश होता है। साथ में हमने आवेश की परिभाषा देखी थी कि आवेश किसी पदार्थ की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, जिसकी वजह से किसी पदार्थ में विद्युतकी तथा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आज हमको ये देखना है कि अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु आवेशित हो चुकी है। तो उस समय हमने एक डिवाइस बनाई, एक उपकरण बनाया, और उस उपकरण का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। ये उपकरण होता क्या है? तो इसको हम क्या करते हैं, किसी बंद बर्तन के अंदर किसी धातु की छड़ की सहायता से हम क्या करते हैं, एक सोने की पन्नी यानी गोल्ड लीफ कुछ इस तरीके से होती है, उस धातु की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जब धातु की सतह पर हम किसी आवेशित वस्तु को रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इनके बीच क्या होगा, अंतराल जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे यह पता चल जाता है कि वस्तु क्या हो चुकी है, आवेशित हो चुकी है। तो कोई वस्तु आवेशित है ये जानने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते थे, और इसकी सहायता से ये जान लेते थे कि वस्तु आवेशित हो चुकी है ये नहीं, है ना। कॉर्नर में आप एक वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। ठीक है, चलिए आगे जो हम बात आज करेंगे, आज जो बात टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण के बारे में, कि आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, आवेशों के गुण, है ना। और उस आवेशों को गुण में सबसे पहली जो बात हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहली बात वो पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, आवेशों का क्वांटीकरण, कि यह आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से पुकारते हैं। अब ऐसे समझो कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है ना, तो क्वांटीकरण का मतलब ये होता है, क्वांटीकरण का तात्पर्य क्या है, जैसे आप इस तरीके से समझिए कि अगर किसी तत्व के बाह्य कोश में आपसे पूछा जाए किसी भी तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। पर हम कभी ये नहीं कह सकते कि किसी तत्व के बाह्य कोश में 3.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5.5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यह संभव नहीं है। आवेशों का क्वांटीकरण ये बताता है कि किसी पदार्थ पर उपस्थित जो सबसे कम आवेश होता है, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित जो सबसे कम आवेश होता है, वो आवेश हमारा क्या है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आवेशों का क्वांटीकरण ये बताता है कि किसी भी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो इस सूक्ष्म आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। जो भी हमारे पास ये चार्ज है इसका हमेशा ये क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि अगर तुम नीचे से, मतलब फ्लोर से नीचे से तुम ऊपर छत की तरफ जा रहे हो तो तुम ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, सेकेंड फ्लोर पर रहोगे, बीच का कोई स्टेज नहीं होगा उनके बीच में। तो उसी तरीके से आवेशों का क्वांटीकरण का तात्पर्य है कि किसी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होगी वह आवेश की मात्रा इस सूक्ष्म आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है ना। और उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, Q = ±NE, इस तरीके से लिखते हैं। Q = ±NE के नाम से हम इसको समझाते हैं। ठीक है ना। अब ये एक चीज़ ये समझ लेना कि N है क्या, तो N जो है वो तुम्हारा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। ठीक है ना। और E जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है +NE, तो +NE का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ Q = +NE, तो इसका मतलब ये है कि वो
जो पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा उस पर आवेश Q इज इक्वल टू प्लस Ne हो जाएगा। मतलब हम जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम ये लिखें कि Q इज इक्वल टू माइनस Ne, तो ये किसके लिए आवेश हो जाएगा, ये आवेश की मात्रा उस पदार्थ के लिए जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हम आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब समझते हैं। तो आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ पर जो सूक्ष्म आवेश होता है, जो सूक्ष्म आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर आवेश की मात्रा जो होती है वो उस आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। उस आवेश का सदैव क्या होगा, पूर्ण गुणज रहेगा। ये ध्यान देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो चलिए अब इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा आवेश के लिए जो फॉर्मूला वो क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, है ना। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, Q इज इक्वल टू, इस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, हमने आवेशों के क्वांटीकरण से हमने एक फॉर्मूला निकाला और वो फॉर्मूला हमारा है Q बराबर प्लस माइनस Ne, है ना। मैंने आपको ये बताया कि जो प्लस Ne है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा है और माइनस Ne इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले आवेश की मात्रा है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आ लेते हैं इसके मात्रक वगैरह पे, किसका मात्रक क्या है। यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, मात्रक जो होता है आवेश का वो होता है हमारा कूलाम। ये ध्यान से देखेंगे, मात्रक जो होता है वो हमारा होता है कूलाम, ठीक है ना। या हम एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, एम्पियर सेकंड। कूलाम अपने आप में एक बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। एम्पियर सेकंड, कैसे एम्पियर सेकंड कहते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू जो होता है वो Q अपॉन T होता है। तो Q की वैल्यू I इंटू T हो जाएगी। I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और T का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सेकंड, ठीक है ना। ये MKS प्रणाली में, MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है आवेश का, ठीक है ना। इसके अलावा कौन सा मात्रक होता है, इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है उसको हम ESU के नाम से बुलाते हैं। ESU को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से बुलाते हैं इसको, है ना, यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। इसका एक और नाम होता है, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, उसको हम लोग पुकारते हैं इस नाम से, स्टेट कूलाम के नाम से पुकारते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, स्टेट कूलम के नाम से पुकारते हैं। इसका एक और नाम है और उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, फ्रैंकलिन के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, फ्रैंकलिन के नाम से पुकारते हैं। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मात्रक क्या हुआ, कूलाम या एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये MKS पद्धति में, और ये जो है वो तुम्हारा जो पूरा का पूरा मात्रक है ये CGS प्रणाली के अंतर्गत ये मात्रक होता है। CGS प्रणाली के अंतर्गत ये मात्रक होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक ESU की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई तुमसे पूछे कि एक ESU की वैल्यू कितनी होती है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ये होता है 1 कूलाम की वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और यूनिट होता है, इसके अलावा इनके अलावा एक और मात्रक होता है आवेश का और उसको हम बोलते हैं EMU, है ना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसी को हम एब कूलाम के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना। इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलाम, ठीक है। और ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये 1 EMU की जो वैल्यू होती है वो 10 कूलाम के बराबर होती है, ठीक है। तो आवेश के क्या क्या मात्रक मिले तुमको, तो आवेश का मात्रक तुमको पहला मिला कूलाम या एम्पियर पर सेकेंड, MKS प्रणाली में है। ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन भी कहते हैं उसी को, ये CGS प्रणाली में है। और ये याद रखिएगा कि 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁹ ESU होती है, या इसी को हम एक और मात्रक होता है जिसको हम EMU के नाम से जानते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या एब कूलाम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। साथ में अगर हम इसकी बात करें वीमा की,
किसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि हम क्या लिखे थे, हमने लिखा था यहाँ पे कि Q का जो फार्मूला होता है वो I इंटू टी होता है ना, ये मैंने लिखा था, है ना। अब I विद्युत धारा है, इसकी जो बीमा होती है वो A होती है, और समय जो होती है उसकी बीमा क्या होती है, T होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं M पे 0, L पे 0, A1 T1। तो ये डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र है आवेश का, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए आवेश कौन सी राशि है, तो किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश को आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है। आवेश एक्चुअली में ये है क्या, तो आवेश जो है एक तरह की क्वांटिटी है और एक तरह की क्या है, मात्रा है ना। तो मात्रा अथवा क्वांटिटी है, इसलिए ये जो है कौन सी राशि होगी, ये राशि जो होती है उसको हम अदिश राशि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्केलर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो हमने आवेश का फॉर्मूला पढ़ा और उसके कुछ मात्रक देखे कि किस तरीके से कुछ मात्रक ऐसे होते हैं। आइए कुछ छोटे और मात्रक देखते हैं कि आवेशों के छोटे और बड़े मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कूलाम वास्तव में एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है आवेश का, तो उतनी बड़ी यूनिट का हम यूज़ ना करके उसके कंपैरिजन में कुछ छोटे छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। तो वो क्या है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। तो हमने क्या लिखा, आवेशों के कुछ छोटे मात्रक लिख लेते हैं। आवेशों के छोटे मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। तो आवेशों का सबसे छोटा मात्रक होता है मिली कूलाम। मिली, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ कूलाम, ये ध्यान देंगे। आवेशों का इसके छोटा माइक्रो कूलाम होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ज़्यादातर इसी तरह का मात्रकों का यूज़ किया जाता है ना। एक होता है नैनो कूलाम और उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻9 कूलाम, और एक होता है पीको कूलाम और उसकी वैल्यू होती है 10⁻12 कूलाम, है ना। एम का मतलब है मिली से, म्यू का मतलब है माइक्रो से, एन का मतलब होता है नैनो से, और पी का मतलब होता है पीको से। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। एम का मतलब है मिली से, म्यू का मतलब है माइक्रो से, एन का मतलब है नैनो से, और पी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, पीको से, है ना। ज़्यादातर हम इस वाले मात्रक प्रणाली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वाले वैल्यू का, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चनों में माइक्रो कूलाम में आवेश दिया रहता है, तो जब भी माइक्रो में दिया रहेगा तो आप 10⁻⁻6 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक भी माना जाता है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अगर कोई पूछता है तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश का फैराडे होता है, बड़ा मात्रक फैराडे। और एक फैराडे जो होता है वो लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये आवेश के हमारे मात्रक हो गए, ठीक है ना। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, हमने फार्मूला पढ़ा Q बराबर NE और उसके मात्रक, है ना। मैंने ये बताया ज़्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कूलाम से रिलेट करते हैं, और इसी से रिलेटेड हम लोग चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इस एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक उदासीन वस्तु से 18 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो वस्तु पर आवेश की मात्रा क्या होगी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो आप देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जा रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, 18। आवेश का फॉर्मूला हमारा क्या है, आवेश का फॉर्मूला है हमारा n × E, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी है हमारी, 18, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अब इसे गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो होता है 16 × 8 = 128, हाथ में लगा 12, और 16 × 1 = 16, और 16 और 12 जो होता है 26 × 2 = 28, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 28 × 10⁻⁻19 कूलाम, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.88 × 10⁻18 कूलाम, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ये आवेश धनावेश होगा, ये ऋणावेश होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकाला जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा तो ये आवेश कैसा होगा, धनावेश होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए एक सवाल, अगला सवाल ये है हमारा, एक वस्तु पर -10 कूलाम का आवेश है। बैठ जाओ बैठ जाओ।
एक वस्तु पर -10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि यदि इससे इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तब वस्तु पर कितना आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ही ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज है और फिर इससे इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेना है, निकाल लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें कि सबसे पहले चार्ज कितना दिया है, मतलब प्रारंभ में ही उसके ऊपर चार्ज क्या किया है, तो Q इनिशियल मान लेते हैं कि उसके ऊपर -10 कूलाम है, ठीक है। अब इतने इलेक्ट्रॉनों के निकलने की वजह से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर कितना चार्ज आया है ना। तो आवेश की मात्रा निकालेंगे। ध्यान से सुनना, कौन सी वाली मात्रा, पहले ये वाला आवेश दिया हुआ है, ये इनिशियल वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी वजह से तुमको निकालनी है आवेश की मात्रा, है ना, और उसको मैंने Q बोल दिया, ठीक है ना। n कितना दिया तुमको, n दिया 3 × 10⁻19 और चार्ज वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19। अभी मैंने तुमको बताया फॉर्मूला Q = N × E का, इसी का यूज़ किया, n तुमको ये दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 48 4.8 हो जाएगा और ये -19 + 19 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब पूछ रहा कि वस्तु पर अब कितना आवेश हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो Q इनिशियल जो है हमारे पास और जो तुमने Q कैलकुलेट किया है वो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देंगे। तो कितना दिया है तुमको -10 कूलाम और प्लस Q की वैल्यू कितना दिया है 4.8 और दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी -5.2 कूलाम, ठीक है। समझ में आया होगा। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी वस्तु पर से आवेश, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा हो रही होगी, इसलिए वैल्यू माइनस आ रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु से 10⁻6 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाला जाता है तो कितने समय पश्चात उस वस्तु पर 3 माइक्रोकूलम का आवेश हो जाएगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो साधारणतः ऐकिक नियम से लगते हैं। तो कैसे लगेंगे देख लेना पहले इसको कायदे से। तो देखो कह रहा है कि किसी वस्तु से 10⁶ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाला जाता है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में आवेश कितना प्राप्त होगा। तो 1 सेकंड में आवेश की मात्रा ये निकाल लेते हैं, 1 सेकंड में आवेश की मात्रा, और 1 सेकंड में आवेश की मात्रा जो होगी वो कितनी होगी। तो 1 सेकंड में आवेश की मात्रा मैं ये निकाल लेता हूँ कि Q की वैल्यू N × A होती है। N की जगह 10⁻6 लिख लिए और E की जगह हमने लिख लिया 1.6 × 10⁻−19। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻−13 कूलाम। मतलब 1 सेकंड में इतना आवेश आ रहा है। हमको कितना आवेश चाहिए, पदार्थ पर 3 माइक्रोकूलाम का चाहिए। तो इतना आवेश 1 सेकंड में आ रहा है, 2 सेकंड में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको इतना लाना है तो हम मान लेते हैं कि माना पदार्थ पर वस्तु पर t सेकंड में 3 माइक्रोकूलाम का आवेश आ जाता है, ठीक है ना, आवेश आता है, यह हम मान लेते हैं। तो हमारे पास चार्ज प्रति सेकंड कितना, 1.10⁻⁻13 और कितने समय तक हमको लाना है, t समय तक। और t समय सेकंड बाद आवेश हो कितना जाता है 3 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो t की वैल्यू देख लीजिए। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁻6 अपॉन कितना 1.6 × 10⁻−13, है ना। -13 को ऊपर ले जाएंगे +13 हो जाएगा और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3/1.6 इंटू ये -13 ऊपर जाएगा +13 हो जाएगा और ये कितना बचेगा तुम्हारा 7 बच जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल हटा देते हैं, यहाँ से हटा के इसको क्या कर दिया 0 लगा दिया। तो कितना टाइम लग जाएगा हमको, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 16 × 1 = 16 = 16, कितना बचा तुम्हारा 14 बचा, 16 × 8 = 128, है ना। तो करीब इतने सेकंड हमारी वैल्यू आएगी। तो मतलब किसी पदार्थ पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश लाने में हमको इतना समय लगेगा, है ना।
तो इतना समय, और ये बहुत बड़ा समय है, कम टाइम नहीं है। आप चाहे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर लें, घंटे में कन्वर्ट करने के बाद आप चाहे तो इसको आप डेज़ में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कूलम, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो कूलम होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न आवेशों में से कौन कौन से संभव नहीं है। मतलब ये किसी वस्तु पर हमको आवेश दिए हैं और तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन से इसमें पॉसिबल नहीं है ना। फार्मूला क्या है तुम्हारे पास? तो फार्मूला हमारे पास ये है कि Q की वैल्यू किसके बराबर होती है? NE होती है। और N क्या है? हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है। मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से हो सकती है। यही आवेशों का हमारा क्वांटीकरण है। ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं कि कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा नहीं सही होगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन के चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है? पहला वाला ऑप्शन हमारा दिया है √2 इंटू ई। तो ये हमको चार्ज दिया हुआ √2 इंटू ई, आवेश ही तो है √2 इंटू। और आवेश का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? n इंटू ई के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n और ये लिख लेते हैं e। अच्छा देखो, e से e कैंसिल आउट हो जाएगा और n की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? √2 के। तो क्या ये पॉसिबल होगा? तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n हमारा क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और n हमारा √2 आ रहा है। तो इसका मतलब पहले वाला संभव नहीं हो सकता, किसी पदार्थ पर यह आवेश की मात्रा नहीं हो सकती। ठीक है ना। चलो बी वाले पे चेक कर लेते हैं। बी वाला ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या लिखा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है ना। ये चार्ज है हमारा, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू ई। और e हम जानते हैं e की वैल्यू किसके बराबर है? तो e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना, -19 नीचे जाएगा तो +19 हो जाएगा, और ऊपर भेजो -19 जाएगा, -19 को ऊपर भेजोगा तो +19 हो जाएगा, और 19 में से 18 जाएगा तो एक पावर रह जाएगा, 10 पे पावर ये है ना। तो 10 आ रहा है, 10 मतलब सही है, इंटीजर है, तो इसका मतलब ये आवेश हो सकता है। ठीक है, चलो सी वाले पे चेक कर लेते हैं। सी वाला हमारा क्या ऑप्शन है? सी वाला हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20। ठीक है ना। और इसकी भी तुलना कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? n, और e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हमको दिखाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, और नीचे कितना गया? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कटेगा कितने बार में? 2 बार में कट जाएगा। -19 ऊपर जाएगा, +19 आ जाएगा, तो 10 पे पावर कितना बचेगा? -1। 2 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी इसको कितना लिखोगे तुम? 0.2 है ना। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, पर n की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.2। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अगले वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा है? 1 कूलम है ना। तो 1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा? n इंटू ई है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना। या इसको ऊपर तुम भेजोगे तो ये 10 टू द पावर 19/1.6 हो जाएगा है ना। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं है ना। डेसिमल हटाओगे तो 10 हो जाएगा, एक जीरो और ले लो, 100 आ जाएगा। 16 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। अब इसको कट करोगे तो ये 6, 16 छक्के 96, 16 दूना 32, 16 पचे 80, तो कितना है? 6.25 गुणे 10 पे घात 18। अब ये है कि बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये वैल्यू पॉसिबल होगी, है ना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ती हो तो एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है कि ये जो क्वांटीकरण सिद्धांत है, कहते सुनना, ये जो क्वांटीकरण का सिद्धांत है ना, वो बहुत बड़े बड़े मानों पर लागू नहीं हो पाता है। ठीक है ना। मतलब बहुत बड़े बड़े अगर मान है तो इस पर ये लागू नहीं हो पाता। ये क्वांटीकरण का सिद्धांत है, ये हम बहुत छोटे सूक्ष्म स्तर पर ही क्या करते हैं? लागू करते हैं। यहाँ पे देखो आवेश की मात्रा क्या है? 10 टू द पावर 18 है ना। और ये जो चार्ज है इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक चार्ज। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना। तो ये बहुत बड़ा चार्ज है, तो उस पर यह पॉसिबल नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ चलो ये वैल्यू क्या है? संभव होगी। ठीक है ना।
तो चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पूछा था कि संभव नहीं है, तो पहला वाला संभव नहीं है और कौन सा वाला, तीसरा वाला यानी सी वाला संभव नहीं है। ठीक है ना, बदिकर इस पर ना ये ध्यान से सुनना। मैंने एक बात बताई आपको कि क्वांटीकरण का जो सिद्धांत होता है वो बहुत बड़े बड़े आवेशों के लिए लागू नहीं हो पाता। क्वांटीकरण का सिद्धांत जो है वो सूक्ष्म स्तर के चार्जों के लिए क्या होता है, लागू होता है। ठीक है ना, तो चलिए इतना करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न विकल्प में कौन सा असत्य है। क्वेश्चन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि आवेश द्रव्यमान के साथ किस तरीके से एसोसिएट करता है, किस तरीके से लगा रहता है। तो ये तुमको ऑप्शन के द्वारा ये समझाना है, बताना है कि कौन से ऑप्शन जो होंगे वो सही हैं और कौन से गलत है। तो इस फिलहाल इसमें ये पूछा गया कि कौन सा असत्य है। तो पहले वाले ऑप्शंस पे आते हैं, ध्यान से समझना। पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि Q इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0। ये तुमसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा कण है जिसके लिए आवेश की भी वैल्यू 0 हो और द्रव्यमान के लिए भी वैल्यू 0 हो। क्या कोई ऐसा कण पॉसिबल है, मतलब अगर ऐसा है तो सही होगा, हाँ ना। तो ऐसा एक कण है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटान, है ना। कौन सा कण, फोटान। ठीक है, आपने सुना होगा फोटान के बारे में, है ना। ऐसा बताया गया है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है और उन कणों को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। तो फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है और इस पर कोई आवेश भी नहीं होता। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना। अब आते हैं बी वाले ऑप्शंस पे। बी वाले ऑप्शंस पे, बी वाला ऑप्शन क्या है, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, है ना। अब बी वाले पर हम थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे, पहले सी वाले पे कर लेते हैं। सी वाला क्या है, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, M डज नॉट इज इक्वल टू 0। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि क्या कोई ऐसा कण है जिसका आवेश भी 0 ना हो और द्रव्यमान भी 0 ना हो। तो हाँ, तो ऐसे बहुत ढेर सारे कण हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, उसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ऐसे प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी आप देख लीजिए। तो प्रोटॉन देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन पर भी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के जैसा ही होता है परिमाण में, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27, है ना। तो इस तरीके से ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही लग रहा है। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है कि डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि Q तो 0 होना हो, आवेश 0 हो पर द्रव्यमान 0 ना हो, है ना। मतलब एक ऐसे कण के बारे में बताइए जिस पर आवेश ना हो, मतलब वो आवेश रहित हो पर उसका द्रव्यमान 0 ना हो। तो ऐसा कण है हमारे पास, आपने ही पढ़ा होगा। और उस कण को हम कौन सा कण कहते हैं, न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर आवेश की वैल्यू 0 होती है पर उसके पास उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो कौन सा ऑप्शन असत्य हुआ, फिर बी वाला असत्य हुआ। बी वाला, ये वाला बी वाला असत्य होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कण ही नहीं है जिसका द्रव्यमान न हो और उस पर आवेश उपस्थित हो। याद रखिएगा, ऐसा कोई कण नहीं है जिसका द्रव्यमान न हो और उस पर आवेश उपस्थित हो, है ना। तो हमेशा आवेश द्रव्यमान के साथ एसोसिएट रहता है। द्रव्यमान होगा तभी आवेश की परिकल्पना की जा सकती है। मतलब अगर किसी कण पर आवेश है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। देख लीजिए, यहाँ पर आवेश है तो उसका पक्का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। और यहाँ पे उसका उल्टा भी तय है कि मतलब अगर द्रव्यमान है पर आवेश नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है ना, पर ये नहीं चलेगा कि द्रव्यमान आवेश हो और द्रव्यमान ना हो। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर में फिर कल मुलाकात होगी।